गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है। ये मैंने आगस्ट कामटे को बिल्कुल नोट्स के साथ आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। देखिए बच्चों, मैंने अगस्त कॉम्टे के बारे में आपको अगस्त कॉम्टे का 3 स्तर का नियम और अगस्त कॉम्टे का हायरार्की ऑफ साइंस या विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत बता दिया है। उसी क्रम में बच्चों आज मैं बताने जा रही हूँ अगस्त कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, कॉम्टे पॉजिटिविज्म थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए कॉम्टे के बारे में कुछ साधारण सी बातें। ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था। इनके पिता एक कर अधिकारी थे, माता जो थी हाउसवाइफ थी। और इनके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलू, जैसा कि इनका विवाह कैरोलिन मैसिन से हुआ था। इन्होंने 1930 की वर्ष में विवाह किया तो कैरोलिन मैसिन से, लेकिन इनके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और 1942 के आसपास इनका तलाक कैरोलिन मैसिन से हो गया। स्टार्टिंग में अगर हम कॉम्टे की बात करें तो आपने गणित विषय को चुना था। धीरे धीरे इनकी रुचि दर्शन शास्त्र और इतिहास विषय में रही। फिर उन्होंने समाज के अध्ययन की विधिवत शुरुआत की। सेंट साइमन के साथ मिलकर आपने काम किया। मैंने आपको बताया भी था 1822 में आप दोनों ने मिलकर एक ऐसे लिखा। फिर आपका ज्यादा साथ नहीं हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गए सेंट साइमन के साथ और आप दोनों 1824 में अलग हो गए। 1824 के बाद 1830 में कॉम्टे ने एक अपनी इंपॉर्टेंट कृति पॉजिटिव फिलॉसफी लिखी और पॉजिटिव फिलॉसफी में आपने प्रत्यक्षवाद की बात की। देखिए कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म बताने से पहले मैं कुछ बहुत ही सिंपल, किताबों में ये ज्ञान नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पॉजिटिव प्रत्यक्ष शब्द आपने कभी सुना है या किस रूप में सुना है। देखिए मैं ही बताती हूँ, प्रत्यक्ष या पॉजिटिव कई बार हम टेस्ट रिपोर्ट में देखते हैं डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार हमारे मत को जानने के लिए कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। कई बार हमारे व्यवहारों के मूल्यांकन या आकलन के लिए कोई लोग कहते हैं ये तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बहुत नेगेटिव है, बहुत नकारात्मक सोचते हैं। कहने का मतलब भिन्न भिन्न अर्थों में हमने इस शब्द के अर्थ को सुना है। प्रत्यक्षवाद, यदि प्रत्यक्ष की बात करें, पॉजिटिव पॉजिटिव से बना है। प्रत्यक्ष मतलब सकारात्मक, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, जो कहा जाता है कॉम्टे पॉजिटिविज्म थ्योरी। देखिए स्टूडेंट, कॉम्टे अपने प्रत्यक्ष, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, प्रत्यक्ष शब्द या पॉजिटिव शब्द को हम सकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद का अर्थ बताया है साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। आपका मतलब है जो ये प्रत्यक्षवाद है, इसका अर्थ होता है विज्ञान से, वैज्ञानिक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिद्धांत को पढ़ाने से पहले मैं एक उदाहरण दूंगी। जैसे आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई चीज कैसी है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, या कोई घटना हुई है वो कैसे हुई है, उसे के पीछे के कार्य कारण को जानना चाहेंगे। तो जो भी कोई चीज होती है या उसके पीछे कार्य कारण संबंध होते हैं, उसका अर्थ जो होता है वैज्ञानिक तरीके से जब जानने का प्रयास किया जाता है, उसे कॉम्टे ने कहा है प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। काम्टे के अनुसार उनके प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ है बच्चों, वो वैज्ञानिक है। उन्होंने उसे कहा है जैसे समस्त ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। इसमें यदि हमें इसे समझना है तो हमें धार्मिक और तात्विक आधारों पर नहीं समझ सकते, इन्हें हम विज्ञान की विधियों द्वारा ही समझ सकते हैं। कैसे? जैसे आंधी होती है, तूफान होता है, बादलों का गड़गड़ाना या तूफानों चक्रवातों का उठना, कई बार साइंटिस्ट द्वारा हमें पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि कुछ घंटों में चक्रवात आने वाला है, ठीक है। या फिर जो ये दिन और रात होते हैं, पृथ्वी का दिन रात का होना, दिन रात, आप कहेंगे दिन रात तो भगवान की कृपा से हो रहे हैं, लेकिन जब आपको पता चला
कि पृथ्वी की आकृति पृथ्वी अपने तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है, और वो एक 24 घंटे में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। तो जब वो सूरज के सामने आती है घूमते हुए तो दिन होता है, और सूरज के पीछे रहती है तो रात होती है। कहने का मतलब हम इन प्रकृति की रहस्य को ज्ञात कर चुके हैं, जान चुके हैं कि दिन रात क्यों होती है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, आंधी क्यों आती है, तूफान क्यों आते हैं, बारिश क्यों होती है। तो कहने का मतलब कॉम्टे कहते हैं समस्त ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होते हैं। अपरिवर्तनीय उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम दिन रात को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये सोचने लगे अब रात हो रही है तो दिन हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है। ये समय अनुसार दिन होगा, समय अनुसार रात होगी। सर्दियों के समय है तो रातें लंबी होगी, गर्मियों के समय है तो रातें छोटी होगी। ये अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम है। इसमें हम या हमारे साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम बधा हुआ है। तो काम्टे कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है ये अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्देशित और व्यवस्थित होता है। अगर हमें इसे समझना है तो हम धर्म और तत्व के आधार पर नहीं समझ सकते। इसे हम साइंस, ये साइंस की टेक्निक, विज्ञान की विधियों द्वारा ही समझ सकते हैं। कि जैसे दिन रात होती है, अब जैसे ग्लोब है, मैं आपको ग्लोब दिखाऊंगी, ठीक है, ये ग्लोब है बच्चों। ये ग्लोब, जब ये पूरे विश्व का ग्लोब है, विश्व का ग्लोब है, पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे करके पूरे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जब ये हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दिन होता है, और जो ये इसका पीछे का हिस्सा है जिसपे सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती तो रात होती है। तो ये साइंटिफिक मेथड है। इसमें कॉम्टे कहते हैं हमारा कोई योगदान नहीं है, और इसे हम धर्म के आधार पर, तत्व के आधार पर नहीं समझ सकते। इसे तो हम विज्ञान की विधियों द्वारा ही समझ सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की विधियों के द्वारा, वो क्या कहते हैं कॉम्टे, विज्ञान में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। ये तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इसकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। काम्टे क्या कहते हैं, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा ना सिर्फ हम प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि समाज भी प्रकृति का एक अंग है। इसे मैं और डिटेल में समझाऊंगी। तो बच्चों कॉम्टे क्या कहते हैं, कॉम्टे कहते हैं कि जो ये हमारे प्रत्यक्षवाद है, इसके द्वारा सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है, इसके द्वारा समाज का भी अध्ययन संभव है, क्योंकि समाज भी तो हमारी प्रकृति का ही अंग है। वो क्या कहते हैं, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा न केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं। यहां उन्होंने देखा है, जैसे वो क्या कहते हैं कॉम्टे, कॉम्टे कहते हैं जैसे प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती। आकस्मिक इन द सेंस, प्राकृतिक घटनाएं जैसे दिन रात होता है, वो ऐसे थोड़ा ना हो अभी तो दिन हो रहा था रात हो गई, नहीं। हमें पता है समय रात होने का हो रहा है तो रात हो गई, हमें पता है समय दिन होने का, भोर होने का हो रहा है तो भोर हो गई। प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, बल्कि कुछ सुनिश्चित नियमों द्वारा निर्देशित होती है। यहाँ देखिए, कॉम्टे कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, बल्कि कुछ सुनिश्चित नियमों द्वारा निर्देशित होती है। फिर वो क्या कहते हैं, उसी प्रकार मानवीय या सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती, वह भी कुछ सामाजिक नियमों के अंतर आती है। काम्टे कहते हैं जैसे प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, उस प्रकार सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती, वह भी कुछ सामाजिक नियमों के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। जैसे वो क्या कहते हैं, कॉम्टे कहते हैं सामाजिक घटनाएं किस प्रकार घटित होती है, उनका क्रम, उनकी गति क्या हो सकती है, इनका यथार्थ रूप से अध्ययन संभव है। यही प्रत्यक्षवाद का प्रथम और आधारभूत सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे आपने लिखा है सामाजिक घटनाएं किस प्रकार घटित होती है, उनका क्या क्रम है, उनकी क्या गति हो सकती है, उनका अध्ययन यथार्थ रूप में संभव है। यही प्रत्यक्षवाद का प्रथम आधारभूत सिद्धांत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉम्टे कहते हैं, कॉम्टे हमेशा प्रत्यक्षवाद को धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं।
क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जो धार्मिक और तात्विक विचार होते हैं वो साइंटिफिक नहीं होते। देखिए, जैसे मैं तुमसे बताया था धर्म क्या है। धर्म एक अटूट श्रद्धा और विश्वास है। पहले लोग कड़कड़ाती बिजली, आंधी तूफान को दैवीय शक्ति या दैवीय प्रकोप मानकर उससे डरते थे, ठीक है, और उनके सामने नतमस्तक होते थे और फिर अपने देवी देवताओं का आह्वान करते थे। और उन्हें ऐसा लगता था जब उन्होंने अपने देवी देवताओं का आह्वान किया और इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो गई, तो उनके मन में श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। लेकिन कॉम्टे कहते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी समाज होता है, प्रत्यक्षवाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह अपने आप को धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि इसकी जो प्रत्यक्षवाद की कार्य प्रणाली होती है वो वैज्ञानिक होती है और धार्मिक और तात्विक सिद्धांतों की कार्य प्रणाली वैज्ञानिक नहीं होती। ये तो धर्म, विश्वास, श्रद्धा इन पर आधारित होते हैं, जबकि विज्ञान किस पर आधारित होता है? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इनकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होता है। और काम्टे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद कल्पना या ईश्वरीय महिमा के आधार पर बिल्कुल नहीं है। यहां पे देखिए लास्ट वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूं कि प्रत्यक्षवाद कल्पना या ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं है, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, इसकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। इसकी अब इसे और ध्यान से समझिए। इसको ध्यान से समझाते हुए एक डॉक्टर ब्रिजेश थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। अब प्रत्यक्षवाद को डॉक्टर ब्रिजेश एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति जहर खाकर, यहां लिखा है मैंने संख्या खाकर, यानी एक व्यक्ति जहर खाकर मर गया, ठीक है। अब वो कहते हैं जब एक व्यक्ति जहर खाकर मर गया तो उसकी एक धर्मवादी, तत्ववादी और एक वैज्ञानिकवादी कैसे व्याख्या, या प्रत्यक्षवादी कैसे, तीनों जो होते हैं अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे धर्मवादी क्या कहेगा, अरे ये तो प्रभु की इच्छा थी, वो उसको देवी देवता का विधान मानकर, जैसे कहते हैं ना, अरे प्रभु की इच्छा थी, इसका समय आ गया और ये चला गया, है ना। कि धर्मवादी उसे व्यक्ति, ध्यान देखिए, धर्मवादी उस व्यक्ति के मर जाने को एक दैवीय विधान मानते हुए कहेंगे यही ईश्वर की इच्छा थी। इसके विपरीत, धर्मवादी के विपरीत तर्कवादी क्या कहेंगे, वो कहेगा कि मिलन और बिछो, ऐसा कहते हैं ना कि मिलन और बिछो यानी जन्म और मृत्यु, ये तो सृष्टि का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो एक ना एक दिन होगी ही, ऐसा कहते हैं ना लोग कई बार कि जन्म और मृत्यु ये तो नियम है, जो आएगा वो एक, उनका समय पता नहीं कब बधा होगा, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी। तो तत्ववादी, यहां देखिए मैंने इसको डिफाइन भी कर रखा, एक तत्ववादी इस संबंध में उसके विचार पूछे जाएंगे तो वह यही कहेगा कि मिलन और अलगाव एक स्वाभाविक नियम है और मृत्यु एक ऐसा अंतिम बिछोह है जिसमें बिछड़कर फिर नहीं मिला जाता या मिलना संभव नहीं होता। तो वो कहते हैं मिलन और बिछो यानी जन्म और मृत्यु सृष्टि का नियम है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो एक ना एक दिन होगी ही। आगे चलते हैं। लेकिन बच्चों, इसकी व्याख्या, किसकी व्याख्या, एक व्यक्ति के जहर खाकर मर जाने की व्याख्या एक वैज्ञानिक या एक प्रत्यक्षवादी तब तक उसे मरा सिद्ध नहीं करेगा। व्यक्ति, जैसे आप कई बार जैसे किसी डॉक्टर के पास किसी व्यक्ति को ले जाएंगे, वो तब तक उसको मरा घोषित नहीं करेंगे या तब तक उसके, यहां मैंने लिखा भी है कि यदि एक डॉक्टर से यह कहा जाए कि अमुक व्यक्ति जहर खाकर मृत्यु का घास बन गया है, तो डॉक्टर बात से मान लेगा कि ये व्यक्ति मर गया है? बिल्कुल नहीं मानेगा। डॉक्टर पहले उसकी नब्ज देखेगा, उसकी हार्ट बीट देखेगा। कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा आईसीयू में इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जाते हैं कि कई बार इलेक्ट्रिक शॉक देने से जो हार्ट बीट होती है वो चलने लग जाती है, जो धमनियों में रक्त प्रवाह होता है अकस्मात रुक जाता है, लेकिन जब शॉक दिया जाता है तो रक्त प्रवाह का संचालन शुरू हो जाता है और कई बार कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो पुनः जीवित हो जाते हैं। तो व्यक्ति
किसी की बात मानने से उसे नहीं मान लेगा। यहां मैंने लिखा भी है, प्रथम तक डॉक्टर मृत्यु संवाद देने वाले उस व्यक्ति के कथन को अंतिम सत्य कभी ना मान लेगा, क्योंकि डॉक्टर एक वैज्ञानिक है, वो ऐसे कैसे मान लेगा एक व्यक्ति लायक है, डॉक्टर साहब ये तो जहर खा के मर गया। वो दूसरे के कहने मात्र पर कि व्यक्ति असंख्या खाकर मर गया विश्वास नहीं करेगा। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर स्वयं जाता है, व्यक्ति की हार्ट बीट देखता है, पल्स रेट देखता है, हृदय की धड़कन चेक करता है, उसका निरीक्षण करता है, परीक्षण, अंगों का परीक्षण करता है। कई कई बार हम कहते हैं ना पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम में क्या करते हैं? देखते हैं व्यक्ति ने जहर कौन सा खाया, वो केमिकल से उनका पता लगाते हैं, उन्हें ये भी पता चल जाता है अमुक व्यक्ति ने कौन सा जहर खाकर मरा है, कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा साल्ट है, सब डॉक्टर को पता चल जाता है। तो वो क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब वो कहीं जाकर अपना मत प्रकट करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अमुक जहर खाकर जान दे दी और व्यक्ति की मृत्यु लगभग इतनी देर पहले हो चुकी थी, मृत्यु के हद्दे ने इतनी देर पहले, ये सब डॉक्टर बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया भी है, वह डॉक्टर मृत्यु व्यक्ति का स्वयं जाकर वास्तविक निरीक्षण करता है, परीक्षण करेगा और संख्या के तत्वों को विश्लेषित करता हुआ उस व्यक्ति पर जहर के प्रभावों को देखेगा, तब कहीं उस व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में अपना मत प्रकट करेगा। तो ऐसे ही इस तरह से क्या स्पष्ट हो जाता है इस एग्जाम्पल, ये उदाहरण हमें क्या एग्जाम्पल देता है? यह उदाहरण हमें बताता है कि एक प्रत्यक्षवादी या एक डॉक्टर या एक साइंटिस्ट तब तक किसी व्यक्ति को मरा नहीं मानता जब तक वो प्रत्यक्षवाद की व्यवस्थित कार्यप्रणाली, प्रत्यक्षवाद की व्यवस्थित कार्यप्रणाली किसे कहते हैं? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। प्रत्यक्षवाद की ये व्यवस्थित कार्यप्रणाली है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, जिसकी कामटे बात करते हैं। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही कामटे का प्रत्यक्षवाद है। कामटे क्या कहते हैं? हम किसी की चीज के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा ही उस विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कामटे इसी के माध्यम से, कामटे कहते हैं प्रत्यक्षवाद के द्वारा सिर्फ प्रकृति का अध्ययन संभव नहीं है, वो कहते हैं प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि जो हमारी सामाजिक घटनाएं होती हैं वो किसी के द्वारा नियंत्रित निर्देशित नहीं होती है। वो जैसे हम इच्छा से अपने समाज को चलाएं, वो हमारे द्वारा समाज द्वारा चलती नहीं है, वो क्या होती है? कहीं ना कहीं समाज में सुचारू रूप से चलती रहती है। यहाँ कामटे ने लिखा है, देखिए, सामाजिक जीवन में परिवर्तन उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार प्राकृतिक जीवन में समाज या सामाजिक घटनाओं की यह गतिशीलता कुछ प्राकृतिक नियमों, ना कि किसी प्रकार की इच्छा, जो मैंने क्या बताया, ये हमारी इच्छा से नहीं चलती, ये तो प्राकृतिक नियमों या किसी प्रकार की इच्छाओं से निर्देशित या संचालित नहीं होती है। ठीक है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षवाद का प्रथम और सर्वप्रथम उद्देश्य धार्मिक तथा तात्विक अवधारणाओं, विचारों से मनुष्य के मस्तिष्क को मुक्त करके सामाजिक अध्ययन व अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाना है। देखो कामटे क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद का प्रमुख उद्देश्य तो क्या है? व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों पर विश्वास रखता है, तात्विक विचारधारा पर विश्वास रखता है, उससे परे निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने और अनुसंधान करने पर जोर देता है। देखिए, जो हमारा प्रत्यक्षवाद है वो प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के माध्यम से सामाजिक अध्ययनों में भी प्रयोग में लाकर, जैसे हमारे जो सामाजिक विज्ञान है या हमारा समाजशास्त्र है, वो क्या कहता है? कामटे क्या कहते हैं? जो प्रत्यक्षवाद है वो इन पद्धति को, जो वो प्राकृतिक पद्धतियों पर नियम को लागू करते हैं, वो समाज पर भी लागू करके उसे यथार्थ बनाना चाहते हैं। जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की प्रगति पद्धति को सामाजिक अध्ययनों में प्रयोग में लाकर सामाजिक विज्ञान को भी उतना ही यथार्थ बनाना चाहते हैं जितना कि भौतिक शास्त्र है और जितना कि रसायन शास्त्र है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद वह वैज्ञानिक
साधन बन जाता है जिसके द्वारा मानव का बौद्धिक विकास संभव और सरल हो जाता है। देखिए कॉम्टे क्या कहते हैं, जैसे अभी उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए या बताया, जिस तरीके से डिफाइन किया कि प्रत्यक्षवाद के माध्यम से हम प्रकृति के, ब्रह्मांड के नियमों को जान चुके हैं, उसे उन्होंने समाज पर भी लागू किया। और समाज पर लागू करने के बाद वो क्या कहते हैं, क्योंकि समाज भी तो प्रकृति का अंग है और वो इसको बहुत अधिक यथार्थ बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ काउंटे कहते हैं कि बौद्धिक विकास के बिना सामाजिक प्रगति भी असंभव है, अतः प्रत्यक्षवाद सामाजिक प्रगति में भी सहायक होगा, क्योंकि सामाजिक तथ्यों के, जो भी सामाजिक तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा जो हमें वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, उसे व्यवहारिक प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रगति को संभव बनाया जा सकेगा। स्टूडेंट, कॉम्टे कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद को समाज पर भी लागू कहते हैं, और वो कहते हैं जितने भी सोशल फैक्ट होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं, उनको भी यदि हम वैज्ञानिक इस व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा ज्ञात करें तो कहीं ना कहीं समाज में प्रगति, जो सोशल प्रोग्रेस होगी, वो संभव हो पाएगी। बच्चों, अब एक प्रत्यक्षवाद के इनके उसमें सिद्धांत में एक टर्न आता है। टर्न कैसे आता है? अभी तक काउंटे ने प्रत्यक्षवाद की बात की, अपनी साइंटिफिक इंक्वायरी की बात की, उस व्यवस्थित कार्य प्रणाली की बात की जिसमें आप कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। अब उन्होंने एक लास्ट में प्रत्यक्षवाद को किस रूप में प्रतिस्थापित करने का कोशिश किया? प्रत्यक्षवाद एक धर्म के रूप में। मैंने इसको यहाँ पे दिया भी है, देखिए आप, प्रत्यक्षवाद एक धर्म के रूप में, पॉजिटिविज्म एज अ रिलीजन। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि काम्टे अपने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को यदि स्थायी बना लेते तो उन्हें अपने फेमस फ्रेंड या आधुनिक युग के, उनका नाम आधुनिक युग के श्रेष्ठ साइंटिस्ट में से समाजशास्त्रियों में होता है, और उन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वानों के समर्थन, मतलब उनके साथ को भी खोना ना पड़ता, क्योंकि मिल और कुछ लोगों ने क्या कहा कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता खुद ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी हैं। इसका कारण था कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद में धर्म को प्रतिस्थापित भी लास्ट में करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत था, आगे में की स्लाइड में आपको मैं बताऊंगी, उन्होंने कहीं ना कहीं उसके धर्म के समन्वय को इसमें प्रतिस्थापित किया। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वान, उनके समर्थन खोना पड़ा उनको। क्यों खोना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं मिल तथा अन्य कुछ विद्वानों का मत था, ये एक पॉजिटिव फिलॉसफी में कॉम्टे ने सामाजिक विज्ञान के लिए जिस वैज्ञानिक स्तर को निर्धारित किया था, उस पर वह स्वयं ही स्थिर न रह पाए, न रह पाए। इसलिए काम्टे के लिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी है। द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म वॉज द लीस्ट पॉजिटिव ऑफ मैन। इस कारण उनके अपने ही द्वारा निर्धारित प्रत्यक्षवाद के एक उद्देश्य में निहित है। देखो बच्चों, काम्टे क्या कहता है? काम्टे कहता है प्रत्यक्षवाद से हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान से पूरा समाज क्या होता है? पूरा समाज मानव एकता में बन जाता है। देखो, वहां उन्होंने धर्म की बात की है। काम्टे अपने आप को एक साइंटिफिक के रूप में ही नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य क्या था? मैंने यह लिखा है, उनका उद्देश्य बौद्धिक एवं नैतिक एकता के आधार पर समाज का संगठन करना भी था। और उन्होंने क्या कहा था? यह एकता ज्ञान के बिना संभव नहीं है, इस कारण समाज का संगठन ज्ञान के सुदृढ़ आधार पर ही होगा, और ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर ही संभव है। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्टे क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षवादी कार्य प्रणाली के द्वारा जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, जो नॉलेज गेन करता है, उसके आधार पर संपूर्ण सोसाइटी जो होती है, संपूर्ण मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी, वो एकता के सूत्र में बंध जाती है। और वो प्रत्यक्षवाद को केवल विज्ञान ही नहीं मानते थे, बल्कि मानवता के लिए एक धर्म भी मानते थे। और उन्होंने क्या कहा था? धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? उन्होंने कहा था धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य जनता के सम्मुख कुछ नैतिक नियमों को प्रस्तुत करना है, जिसके आधार पर समाज
स्वयं एक सूत्र में बन जाए और समाज में नैतिक एकता पनप सके। यहां पे आकर कामटे घिर गए थे, क्योंकि अपने पूरे सिद्धांत में आपने जिस तरीके से पॉजिटिविज्म को बताया, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली को बताया, लेकिन लास्ट में आकर आपने जिस प्रकार प्रत्यक्षवादी प्रणाली के अंतर्गत मानवता के धर्म की बात की, धर्म का समन्वय किया, उसके कारण उन्हें बहुत सारे समाजशास्त्रियों के जिसे कहते हैं आलोचना को आलोचना को भी फेस करना पड़ा था। और जैसे कि मैंने बताया था, स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वानों का भी सहारा वो खो बैठे थे। तो ये है आगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद। ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इसकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ही है प्रत्यक्षवाद। तो बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत में।